Yes, we are live now. Hello friends, this is Ivanshi and welcome to Let's Learn. सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, व्हाट यू फील कनेक्टेड विद। स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। 30 क्वेश्चंस अगेन, क्लास 3 है ये और एक सेट है जिसको हम कंप्लीट करेंगे। जिस तरह का पेपर आता है ना, सारे ही टॉपिक्स को कवर करते हुए चलेंगे और जो जो कराया जा रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मान के आप चलिए, क्योंकि मान के क्या है, सिलेबस सही है। कुछ क्वेश्चन आपको आसान लगें, कुछ मुश्किल लगें, मैं बेस बना करके चल रही हूँ आपका, तो वो मिक्स्ड चल रही हैं चीज़ें। जिस दिन सिर्फ हार्ड कराने होंगे वो हार्ड भी कराए जाएंगे, ठीक है ना। उसका हालांकि उतना फायदा नहीं होता है, क्योंकि पेपर में लिमिटेड क्वेश्चंस ही मुश्किल आते हैं। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो कैसे भी क्वेश्चंस आ जाएं उसकी चिंता आपको होगी नहीं। तो कॉन्सेप्ट का क्लियर होना यहाँ जरूरी है। जो शुरुआती क्लासेस हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर लीजिएगा। आज का स्कोर आपका अच्छा बनना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है ना। बाकी देखते हैं आउट ऑफ 30 क्वेश्चंस कितने आप ठीक करते हैं। मेरे गले में भयंकर दिक्कत है, मैं दवाई खा करके आपके साथ मिल रही हूँ, तो एक्सप्लेनेशन आज थोड़ा सा कम, इसको टेस्ट की तरह ज़्यादा लीजिएगा। हालांकि ये मैं कह ही रही हूँ, मेरी आदत है, मैं एक्सप्लेन करने लग ही जाऊँगी। पोल आपके सामने आता रहेगा। क्लास थोड़ी सी लेट ही है, लेकिन लगवाई है कि क्लास का होना ज़रूरी है। मैं 25 तारीख से अगले 10 दिन इंडिया में नहीं हूँ, तो कोशिश कर रही हूँ जितनी क्लासेस हो पाएँ, तबीयत ख़राब हो, सही हो, मैक्सिमम क्लासेस ले पाऊँ, है ना। चलिए, इसका पीडीएफ आपको तीनों क्लासेस के एक ही साथ मिल जाएंगे। हमारी टीम में जो है, राहुल की भी तबीयत कल से खराब है, कोल्ड, ये दिल्ली में पोल्यूशन इतना है ना जिसकी हद नहीं है, तो अलग अलग तरह की दिक्कतें हो रही हैं। एनीवे, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर देंगे, उसमें कहने की कोई बात नहीं है। अगर आप बैच में पढ़ने के इच्छुक हैं कि आपको जो है पढ़ाई बैच में करनी है, तो आप करियर विल ऐप डाउनलोड करके टीचिंग सेक्शन में जाके केवीएस का बैच, सीटेट का बैच, DUT+B का बैच, सिर्फ पेडागोजी स्पेशल अगर पढ़ना है तो पेडागोजी का बैच, ये सब आप देख सकते हैं स्वयं से। आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। असर्शन यानी स्टेटमेंट और इसका रीजन। इसमें 3 स्टेप की प्रोसेस होती है। पहले आपको ये असर्शन यानी कथन पढ़ना होता है, यानी स्टेटमेंट पढ़ना होता है, देखना होता है ये सही है कि गलत है। फिर ये कारण पढ़ना होता है, देखना होता है कि ये सही है कि गलत है। फिर तीसरा स्टेप होता है, अगर सही है तो आप इसके साथ मैच करते हैं, क्या इस कथन के लिए सही है ये कारण। तो ये 3 स्टेप की प्रोसेस होती है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। 6 क्वेश्चन लगभग आ जाते हैं, 5 से 6 तो आप मान के चलो कि 30 में से इस तरह के असर्शन रीजन के क्वेश्चन आते हैं, और ये किसी भी टॉपिक से आ सकते हैं। इसमें जनरली कई बार ये होता है कि 2 टॉपिक को एक साथ जोड़ करके तो 2 टॉपिक भी कवर हो जाते हैं एक क्वेश्चन में। समझ रहे हो बात। तो अगर हम देखते हैं यहाँ पे, तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा। असर्शन क्या है? टीचर्स मस्ट एनकरेज चिल्ड्रन टू शेयर द नाइव और इंट्यूटिव थियरीज दैट दे कंस्ट्रक्ट, यानी बच्चों द्वारा निर्मित सहज या अंतर्ज्ञान सिद्धांतों को उन्हें साझा करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए टीचर्स को। कि बच्चे जो अपनी नाइव थियरीज, जिसको कई बार अनुभवहीन कह देते हैं हम, बट अनुभवहीन ना कह करके उनको सहज, उनके संप्रत्य जो बच्चों ने बनाए हैं अपने अनुभव के आधार पे, आएंगे उस पे, ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शंस भी कहते हैं इनको। तो टीचर्स को ये जो ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शंस हैं बच्चे के, कि उसको लगता है एक दिन उसने हरे रंग का पानी देखा किसी तालाब में, कि पानी का जो रंग है वो हरा है, ऐसा बच्चे को लगता है ये उसकी नाइव थियरी है, ये उसका मिसकॉन्सेप्शन है, ये उसका ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शन है ना। ये साइंटिफिकली ट्रू नहीं है। पानी तो वाटर इज कलरलेस, पानी का कोई रंग नहीं है, लेकिन बच्चे ने अपने अनुभव के आधार पे ऐसे कई कॉन्सेप्ट्स बनाए हुए होंगे जो उसको लगेगा कि जब मैं चलता हूं तो ये चांद भी मेरे साथ चलता है, ये सूरज भी मेरे साथ चलता है, स्कूल जाऊं तो स्कूल में मिलता है, नानी के यहाँ जाऊं तो नानी के यहाँ मिलता है ना, चाचा जी के यहाँ जाऊं तो वहां भी मिलता है, शॉपिंग करने जाऊं तो वहां भी मिलता है। ये उसका अपने अनुभव के आधार पे लॉजिक की कमी की वजह से बनाया गया प्री कॉन्सेप्शन है या नाइव कॉन्सेप्शन है। इसको बच्चे शेयर करें क्लास में, इसके लिए टीचर को प्रोत्साहन देना चाहिए। नहीं तो निकल के कैसे आएगा, जो उसके अनुभव है वो बताएगा नहीं तो करेक्ट कैसे होगा, है ना। या फिर वो अपने अनुभव साझा नहीं करेगा तो ज्ञान का सृजन कैसे होगा, नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कैसे करेगा बिना शेयर किए। रीजन क्या है इसका? ये बात एकदम सही है कि टीचर्स को मौका देना चाहिए, बच्चों को प्रोत्साहित करें वो, कि जो भी उन्होंने सीखा है, सही गलत, लॉजिक इलॉजिक, वो मैटर नहीं करेगा। बच्चे का अपना अनुभव साझा करना महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि जब वो साझा करेगा तो बच्चा एक्टिव रहेगा, और बच्चे को अगर एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं करेंगे तो फिर रट्टाफिकेशन वाली लर्निंग होगी, मीनिंगफुल लर्निंग नहीं हो पाएगी। ठीक है। रीजन, अब कई लोग कहेंगे अभी तो आप कह रहे थे एक्सप्लेन नहीं करोगे, आपने तो एक स्टेटमेंट को इतना एक्सप्लेन कर दिया। वो जरूरी है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना, पेपर कैसा भी बन जाए आप घबराएंगे नहीं। समझ रहे हो। ये तो साधन मात्र है सवाल, कॉन्सेप्ट क्लियर करना जो है वो साध्य है, वो गोल है, यहाँ पे उद्देश्य वो है। रीजन क्या है? ऑल चिल्ड्रन स्टार्ट ऑफ विद प्री कॉन्सेप्शंस ऑफ रियलिटी एंड दीज कॉन्सेप्शंस इन्फ्लुएंस देयर अंडरस्टैंडिंग इन स्कूल्स, यानी सभी बच्चे वास्तविकता की पूर्व संकल्पनाओं से आरंभ करते हैं, यानी रियलिटी के अपने कॉन्सेप्ट्स, प्री कॉन्सेप्शंस अपने अनुभव के आधार पे वो बनाते हैं, और ये कॉन्सेप्शंस जो है इन्फ्लुएंस करते हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग स्कूल में। ये बात एकदम सही है, इसमें कोई गलत बात तो है नहीं, ये बात हमें सही लग रही है। और ये इसके बारे में बताती भी है कि नाइव कॉन्सेप्शंस क्यों जो है
बनते हैं। 85% लोग ए जवाब दे रहे हैं, जो आपका फेवरेट जवाब भी है, कि कई लोग तो अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो करके यही जब उनको समझ नहीं आता यही लगा देते हैं इसमें कि बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। गलत कह रही हूं तो बताना। ये बात यहां टोटली सही है कि बच्चे जो है अपने मिसकॉन्सेप्शंस, नाइव कॉन्सेप्शंस, ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शंस बनाएंगे, उनको शेयर करने का मौका देना है। इससे क्या होगा, बच्चे स्टार्ट ऑफ विद प्री कॉन्सेप्शंस, यानी शुरुआत हो रही है अपने बनाए हुए मिसकॉन्सेप्शन से या ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शन से, रियलिटी की अपनी समझ से वो शुरुआत तो करते हैं और धीरे धीरे ये उनकी अंडरस्टैंडिंग को जो है इन्फ्लुएंस करेगा आगे जाकर के। दोनों बातें सही है, बच्चों को करने देना चाहिए एक्सप्रेस। ठीक, अब थोड़ा सा नाइव कॉन्सेप्शन के बारे में बात कर लेते हैं कि ये है क्या। और 1 नंबर का सवाल फिक्स रहता है सीटेट में, आज से नहीं 2011 से ही आप मान के चलो, है ना, 12-13 से तो लगातार आ रहा है, क्योंकि 1 नंबर का ये सिलेबस फिक्स है ना आपका। तो ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शन का नाम बदलता है, सवाल हमेशा आएगा, चाहे वो स्टेटमेंट असर्शन के रीजन के केस में हो, चाहे नॉर्मली क्वेश्चन पूछ लिया जाए आपसे, लेकिन 1 नंबर फिक्स है। ठीक, तो हम जो आपका टॉपिक है सिलेबस में दिया हुआ वो है ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शन। ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शन यानी हम ये नहीं कहते कि बच्चे का रॉन्ग कॉन्सेप्शन है, कॉन्सेप्शन का मतलब है संप्रत्यय या कॉन्सेप्ट उसका, ठीक है ना। तो हम ये नहीं कहते कि ये रॉन्ग कॉन्सेप्शन है, रॉन्ग ना कह करके हम इसको ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शन कहते हैं, है ना। मिसकॉन्सेप्शन भी हम उतना इस्तेमाल में नहीं लाते, या मिसकॉन्सेप्शन भी इसका दूसरा नाम है। ठीक, ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शन यानी वैकल्पिक अवधारणाएं। क्या है ये? वैकल्पिक अवधारणाएं, यानी विकल्प के रूप में कॉन्सेप्ट बच्चे ने बनाया है, आप उसको गलत नहीं कहेंगे क्योंकि उसकी जितनी समझ है, अगर उसको लगता है कि दूध जो है डेयरी से मिलता है तो वो उसने अपने अनुभव के आधार पर वही देखा है। वैकल्पिक अवधारणा, वैकल्पिक अवधारणा, ठीक है। ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शंस, या फिर हम इसको क्या कह देते हैं, नाइव कॉन्सेप्शंस कहते हैं। यानी अभी अनुभव की कमी है, सहज अपने अनुभव के आधार पे उसने जो कॉन्सेप्ट्स बनाए हैं, ठीक है। क्या नहीं कहते हैं तो इसको हम रॉन्ग कॉन्सेप्शन नहीं कहते हैं कि बच्चे के गलत कॉन्सेप्ट्स हैं। इनको हालांकि डिस्कशन करके आपको ठीक कराना होता है क्लासरूम में, रॉन्ग कॉन्सेप्शन नहीं कहते हम इसको, या गलत कॉन्सेप्ट बने हुए हैं ये ना कह करके हम इसका सही नाम क्या देते हैं, नाइव कॉन्सेप्शंस या ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शंस, है ना। भाई माता जी को माता जी कहोगे ना, ये थोड़ी कहोगे कि मेरे पिताजी की वाइफ, ये थोड़ी बोलता है कोई। तो तरीका है ना यहाँ पे एड्रेस करने का, सिंपल बात है। तो अगर हम देखेंगे ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शंस या वैकल्पिक अवधारणा या नाइव कॉन्सेप्शंस हम इनको कहते हैं, ना कि रॉन्ग कॉन्सेप्शन कहते हैं। ये लॉजिकली या साइंटिफिकली सही नहीं है, बट बच्चे का अनुभव शेयर करना जरूरी है। बाद में डिस्कशन के थ्रू ये ठीक हो जाएगा कि बच्चे को लगता है कि पानी का रंग तो हरा होता है कि नीला होता है, तो वो जब पढ़ेगा, साइंटिफिकली समझाया जाएगा उसको, डिस्कशन होगा क्लासरूम में, तब उसको समझ में आएगा नहीं जी वाटर तो कलरलेस होता है, पानी का अपना कोई रंग नहीं होता, वो जहां मिल जाए वैसा रंग हो जाता है। समझ रहे हो बात को? तो ये क्या है, ऑल्टरनेटिव या नाइव कॉन्सेप्शंस बच्चे के, या मिसकॉन्सेप्शन कई लोग कह देते हैं। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे, देखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट प्रोग्रेसिव एजुकेशन इज करेक्ट, यानी प्रगतिशील शिक्षा या चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन का जो टॉपिक है, यहां से भी कई क्वेश्चन आते हैं। प्रगतिशील शिक्षण के विषय में कौन सा विकल्प सही है? जॉन डुई, लर्निंग बाय डूइंग आपने सुना होगा, टीचर और बच्चे दोनों एक्टिव हैं, ये सब बातें आपने सुनी होंगी। जवाब दीजिए फटाफट से। प्रोग्रेसिव एजुकेशन के बारे में कौन सा विकल्प सही है? जहां बच्चा एक्टिव होगा, सिंपल प्रोग्रेसिव एजुकेशन लर्निंग बाय डूइंग की बात करती है, बच्चे को एक्टिव रखने पे, सोशल लर्निंग की, ग्रुप में सीखने की बात करेगी, कोऑपरेशन की बात होगी प्रोग्रेसिव लर्निंग में। प्रोग्रेसिव वर्ड अपने आप में बहुत पॉजिटिव है, कल हम जहां तक कीवर्ड्स करेंगे तो ये और आपको क्लैरिटी आ जाएगी। इट इन्वॉल्व्स लेक्चर मेथड एंड ग्रुपिंग अकॉर्डिंग टू द एबिलिटी और मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स। देखिए एबिलिटी ग्रुपिंग कल भी हमने डिस्कस किया था, बहुत पॉजिटिव चीज नहीं है कि मार्क्स के आधार पे अलग अलग ग्रुप बना दो, उसकी बात यहां नहीं होगी। ग्रुप मिक्स्ड एबिलिटी वाले बच्चों के बनेंगे, यानी अलग अलग तरह के बच्चे हैं, सब एक दूसरे से कुछ कुछ सीख रहे हैं, तो ये तो गलत हो गया। इट इन्वॉल्व्स इंडिविजुअलाइज्ड लर्निंग टेस्ट एट द एंड ऑफ द ईयर एंड रैंकिंग ऑफ स्टूडेंट्स। अब देखो ये रैंकिंग, फिर एंड में सिर्फ साल के अंत में जो है पेपर ले रहे हो, ये नेगेटिव बातें हैं। थ्रू आउट आपको इंस्ट्रक्शन के साथ साथ असेसमेंट या आकलन भी चलता रहेगा। असेसमेंट फॉर लर्निंग जिसको हम कहते हैं, ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, रैंक करना, लेबल करना बच्चे को, फर्स्ट सेकंड के रैंक में बांटना, ये पॉजिटिव नहीं माना जाता। थर्ड है इट इन्वॉल्व्स एक्सपेरिमेंटल लर्निंग एंड असेसमेंट थ्रू अ वेराइटी ऑफ मेथड्स। यहां बात सही लग रही है हमें, फिर भी फोर्थ ऑप्शन पढ़ेंगे। इट इन्वॉल्व्स प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन एंड यूज ऑफ रिवॉर्ड्स टू एनकरेज लर्निंग, यानी इन्वॉल्व करती है क्या, प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन। प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन एक कंडीशनिंग का या आपका स्किनर का एक मेथड है जो आपके सिलेबस में नहीं है। रिवॉर्ड का यूज करना बहुत अच्छा, हम नहीं मानते पूरे ही सिलेबस में।
तो ऐसा नहीं है कि इस प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन में बच्चा जो है स्टेप बाय स्टेप खुद से सीखता जाएगा, कोई एक प्रोग्राम बनाया जाएगा जिसमें सीखेगा। वो प्रोग्रेसिव एजुकेशन की फिलॉसफी नहीं है, वो बिहेवियरिज्म या व्यवहारवाद की फिलॉसफी है, जो जनरली आपको नहीं पढ़ना होता सीटेट में। इट इन्वॉल्व्स एक्सपेरिमेंटल लर्निंग। बच्चा सबसे ज्यादा एक्टिव कहाँ होगा? रिवॉर्ड पनिशमेंट बहुत अच्छा तरीका नहीं है सिखाने का, ये बात हमने कल भी की थी। तो उससे बेहतर ऑप्शन जहां बच्चा एक्चुअल में एक्टिव हो वो आपको चूज करना है, बजाय कि रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट के। ठीक है ना? तो इसमें प्रयोगात्मक शिक्षण तथा विविध विधियों से मूल्यांकन और आकलन शामिल है। तो ये बिल्कुल सही है भाई, मल्टीपल मेथड से, नए नए तरीकों से आप पढ़ाइए, बच्चे को एक्सपेरिमेंट करने का मौका दीजिए। बच्चा एक्टिव है, जहां बच्चा एक्टिव है बाकी ऑप्शन से ज्यादा वो ऑप्शन सही है। थर्ड ऑप्शन हो गया सही, जो कि आप लोग सही कह भी रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। जीन पियाजे प्रपोज्ड द फॉलोइंग ऑफ सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंटल स्टेजेस। अब ये कहने को बिल्कुल आसान सा सवाल है, लेकिन ये पता होना तो आपका जरूरी है ना रिवीजन के तौर पे। क्वेश्चन पूछा गया है, कितनी बार आया है, यू नेवर नो कब पूछ ले। तो कई लोग ज्यादा आसान सवाल भी गलत कर देते हैं। सीक्वेंस पूछा है सिंपल पियाजे की डेवलपमेंटल स्टेजेस का, तो आपको एक सिंपल सा मैंने शॉर्ट ट्रिक बताया हुआ है, निमोनिक बताया हुआ है, SPCF। सिंपल SPCF, फटाक से बताओ। 81% लोग। अब अपने आप में कितनी शर्म की बात है कि हम 81% लोग ही क्यों सही जवाब दे पा रहे हैं इतने बिल्कुल लड्डू सवाल का। इससे आसान सवाल कहां धरती पे एग्जिस्ट करेगा कि पियाजे की 4 स्टेजेस का सीक्वेंस पहचानना है बस। इसमें भी अगर हम देख रहे हैं कि 17% लोग या 19% लोग शुरुआत में, अब तो 2% लोग सही जवाब दे रहे हैं, 19% लोग अगर गलत जवाब दे रहे हैं 20% लोग, तो ये कितनी गलत बात है। मतलब 1000 में से 200 लोग जो हैं वो स्टेज ठीक से नहीं बता पा रहे हैं, फिर हम कह रहे हैं हम सीटेट में फेल क्यों हो रहे हैं, है ना। प्री ऑपरेशनल या सेंसरी मोटर, तो प्री ऑपरेशनल पहले नहीं आएगा क्योंकि SPCF है, तो सेंसरी सबसे पहले आएगा। तो कोई और जहां है वो तो हट गया, ये दोनों ऑप्शन एलिमिनेट हो गए भाई। प्री ऑपरेशनल पहला नहीं हो सकता, कॉन्क्रीट भी पहला नहीं हो सकता, पहला तो S से होगा और फिर P होगा। सेंसरी मोटर यस, जन्म से 2 वर्ष, संवेदी परक अवस्था प्री ऑपरेशनल 2 से 7 वर्ष, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल 7 से 11 वर्ष, फॉर्मल ऑपरेशनल 11 से 15 या 11 एंड अबव कह देते हैं। यहां तक सही था। फॉर्मल ऑपरेशनल को ये पहले ले आए, इसलिए थर्ड ऑप्शन हट जाता है ना, क्योंकि SPCF है, SPFC नहीं है जो थर्ड ऑप्शन में हो रहा है। तो ये 4 स्टेजेस हैं कि बच्चे का डेवलपमेंट कैसे इन 4 क्वालिटेटिवली डिफरेंट स्टेजेस में होता है, गुणात्मक रूप से कैसे अलग अलग सोचता है बच्चा इन स्टेजेस में। ठीक है, सोचता हर स्टेज में है। तो सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोत्स्की, व्हेन टीचर्स मेक एडजस्टमेंट in the support extended to the child according to the child's current level of performance, it is referred to as। यानी एक बच्चा है, मान लीजिए शौर्य है ना, शौर्य को किसी एक पर्टिकुलर तरह के सवाल में होती है दिक्कत, या आपको पता है कि शौर्य को ये वाला सवाल तो आता है, जोड़ घटाना सीख चुका है, अब गुणा और भाग सिखाना है। तो आपको पता है कि ये गुणा करते समय यानी मल्टीप्लिकेशन में स्ट्रगल करेगा शौर्य, तो आप क्या करेंगे, उस वहीं पे उसको हेल्प देंगे कि इस तरह के सवाल कराने हैं, फिर इजी टू डिफिकल्ट कराने हैं, जो करंट लेवल है बच्चे का उस पे सपोर्ट देना है ताकि वो और आगे बढ़ सके। तो ये क्या है, टेम्परेरी सपोर्ट है जहां बच्चा अटके। इसको क्या कहते हैं, आम भाषा में बिल्कुल वाइगोत्स्की की बात करें तो स्कैफ फोल्डिंग यानी मचान कहते हैं। क्या ये हमेशा दी जाएगी हेल्प? नहीं भाई, ये पेपर में जो आपको हेल्प मिल रही है कि सवाल सॉल्व करने में मैं आपको हेल्प कर रही हूँ, पढ़ के बता दे रही हूँ, थोड़ा हिंट दे रही हूँ, ये क्या है, ये टेम्परेरी हेल्प है। पेपर आपको खुद ही दे के आना है ना। तो ये टेम्परेरी हेल्प है, टेम्परेरी हेल्प है। ये एक सीढ़ी के, एक मचान के जैसा है भाई। सीढ़ी हमेशा थोड़ी ना लगी रहती है कहीं पे। अगर पेंट भी हो रहा है आपके घर में तो वो सीढ़ी इस्तेमाल तब तक होगी जब तक वहां हाथ नहीं पहुंच रहा करंट लेवल से ऊपर तक जाने के लिए, फिर वो हटा ली जाएगी जब पेंट हो गया। तो ये वैसा ही है कि टीचर हिंट देंगे, हाफ सॉल्व प्रॉब्लम देंगे, है ना, ताकि बच्चा जहां अटका हुआ है वहां से वो आगे बढ़ सके। समझ रहे हो? तो ये कोई कंडीशनिंग, रीइंफोर्समेंट, मॉडलिंग, इन सब की बात वाइगोत्स्की करते भी नहीं है। ये स्कैफ फोल्डिंग है जो आपका करंट लेवल है कि आप पेपर क्लियर कर सकते हैं सीटेट का, बशर्ते आपको सही मात्रा में हेल्प मिल जाए जहां आप अटक रहे हैं। इसी को स्कैफ फोल्डिंग कहते हैं। जो कोचिंग कह लीजिए आप उसको, आप यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं, मैंने आपको नोट्स दे दिए, तो आप जहां अटक रहे थे वहां आपको मदद मिल गई। तो आप, ये बेसिकली डिफरेंस है कि जहां तक आप पहुंच सकते हैं और जहां आप हैं, उन दोनों के बीच का डिफरेंस स्कैफ फोल्डिंग कहलाता है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 5? Should terms like slow learner, brilliant and average be used to describe students in a classroom? यानी बच्चे को स्लो लर्नर कहना, किसी को ब्रिलियंट कहना, किसी को एवरेज कहना, ये जो टर्म्स हैं इनको अगर हम यूज करेंगे क्लासरूम में तो ये बहुत अच्छी बात है। ये लाना चाहिए प्रयोग में या नहीं लाना चाहिए? तो पहला जो ऑप्शन है वो है कि यस। देखिए, ये लेबल करता है, बच्चे पे ठप्पा लगाता है कि ये डम है, ये स्लो है, ये फास्ट है, ये एवरेज है। ये आपको नहीं करना। हर बच्चा यूनिक है, अपनी क्षमताओं के साथ क्लास में आता है, आपको हर बच्चे को सिखाना है। ये नहीं है कि 2 बच्चे फेवरेट हो गए। ठीक, तो ये
गलत हो जाएगा, इसको सपोर्ट नहीं करना, हमें ये ठप्पा लगाने को सपोर्ट नहीं करना, तो यस वाला ऑप्शन तो आपको हटा ही देना है। तो ये दोनों ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, सिर्फ 2 ऑप्शन बचे, आपका समय बच गया। नो दीज टर्म्स लेबल चिल्ड्रन बेस्ड ऑन एबिलिटी एंड आर नॉन इंक्लूसिव। बिल्कुल सही बात है कि ऐसे टर्म्स आपको यूज नहीं करने, क्योंकि ये इंक्लूसिव नहीं है। हर तरह के बच्चे को आपको क्लास में सिखाना है, और आप सिर्फ ये 4 बच्चे जिन पे आप ठप्पा लगा रहे हैं इन्हीं के बारे में बात करेंगे, तो बाकी बच्चों को इंक्लूसिव महसूस नहीं होगा, उनको नहीं लगेगा कि हमारे लिए भी है ये क्लासरूम। नो दीज कैटेगरीज आर नॉट सफिशिएंट, ये कह रहे हैं कि और कैटेगरी ऐड कर लो, इतनी इनफ नहीं है, इसमें तो आप डम भी ऐड करो, इसमें तो आप ये भी ऐड करो, वो भी ऐड करो। वो एकदम फालतू की बात है कि इडियट भी होनी चाहिए, कैटेगरी तो बहुत सारी होनी चाहिए। कैटेगराइज नहीं करना है या ठप्पा नहीं लगाना है बच्चे पे, आपको हर बच्चे को सिखाना है, इंक्लूसिविटी होनी चाहिए लैंग्वेज में। तो ये सेकंड ऑप्शन जो है यहाँ सही हो जाएगा कि आपको ये नहीं यूज करने, क्योंकि ये बच्चे को लेबल कर रहे हैं। लेबल करना पूरे सिलेबस में कहीं भी अच्छा नहीं माना जाता। ठप्पा लगाना बच्चे पे कि ये टॉपर है, ये फुद्दू है, या बिल्कुल पीछे रहता है ना, ये सब टर्म्स नहीं यूज करने हैं। ठीक है, चलिए आते हैं। विच काइंड ऑफ डाइवर्सिटीज शुड अ टीचर रेस्पेक्ट एंड इंक्लूड इन हर क्लासरूम, यानी किस प्रकार की डाइवर्सिटीज या विविधता को एक टीचर को रेस्पेक्ट करना चाहिए, सम्मान देना चाहिए क्लासरूम में, और इंक्लूड करना चाहिए। रीजनल यानी क्षेत्रीय डाइवर्सिटी, कि किस रीजन से आप आ रहे हैं उसका सम्मान होना चाहिए, कि आप कहाँ से आ रहे हैं इस डाइवर्सिटी को। या फिर सोशियो कल्चरल या इकोनॉमिक या लिंग्विस्टिक, कि देखिए एक बच्चा है जो आर्थिक रूप से गरीब परिवार से आता है या अमीर से आता है, तो उस बेसिस पे आप रिस्पेक्ट करेंगे या इंक्लूड करेंगे क्लासरूम में, कि हमारी क्लास में तो देखो अमीर बच्चे ही रहेंगे, गरीब बच्चे तो हमारी क्लास में नहीं रह सकते। तो ये एकदम खराब तरीका है। कैसी डाइवर्सिटी चाहिए आपको, विविधता कैसी चाहिए? बाकी सबसे बेहतर क्या विविधता होगी क्लासरूम में, इकोनॉमिक भी होगी, लिंग्विस्टिक भी होगी, रीजनल भी होगी, सारे बच्चे सेम जगह से ही हों जरूरी तो नहीं है। लेकिन इन सबसे बेहतर जवाब कौन सा है? वो जवाब बेहतर है जो अपने अंदर बाकी जवाबों को भी इंक्लूड कर ले या बाकियों से बेहतर हो। तो सामाजिक सांस्कृतिक विविधता इज द बेस्ट ऑप्शन यहाँ पे। क्यों? क्योंकि सोशियो कल्चरल में रीजनल डाइवर्सिटी भी हो सकती है, इकोनॉमिक डाइवर्सिटी भी हो सकती है, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी भी हो सकती है, और सोशियो कल्चरल डाइवर्सिटी बेटर होती है, क्योंकि बच्चे एक दूसरे से बहुत कुछ सीखेंगे, अलग अलग त्योहार मनाना सीखेंगे, अलग अलग खाने पीने, पहनावा, भाषा, ये सब आ जाएगा। तो विविधता यानी एक दूसरे के साथ डिफरेंसेस के बावजूद रहना सीखेंगे। ये नहीं है कि तुम फलानी जाति समूह धर्म से आते हो तो तुमसे तो हम बात नहीं करेंगे, हम तो अपनी जाति वालों से ही दोस्ती करेंगे, अपने धर्म वालों से ही दोस्ती करेंगे, जो हमारी भाषा बोलते हैं उन्हीं से बात करेंगे। ये नहीं होगा। बच्चे एक दूसरे से बहुत कुछ सीखेंगे अगर सामाजिक सांस्कृतिक डाइवर्सिटी होगी, है ना, कि अलग अलग भाषा, अलग अलग कपड़े पहनने वाले, अलग अलग खाना खाने वाले बच्चे एक क्लास में हैं। बात सही है? तो सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। अगर आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। जीन पियाजे एंड लेव वाइगोत्स्की हैव शिफ्टेड द अंडरस्टैंडिंग ऑफ लर्निंग एज अ डैश प्रोसेस टू अ डैश प्रोसेस। यानी अब आपको देखना पहले क्या लिखा है पियाजे, अगर उल्टा लिखा होता तो जवाब बदल जाता। पियाजे एंड वाइगोत्स्की हैव शिफ्टेड द अंडरस्टैंडिंग ऑफ लर्निंग एज अ, नहीं ये सेम ही रहेगा जवाब, इसमें कोई भी, क्योंकि दोनों रचनावादी हैं, दोनों क्या कहते हैं, 48% लोग ही इसका सही जवाब दे पा रहे हैं, बाकी लोग गलत कह रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, गलत जवाब दे रहे हो आप लोग 48% लोग। अभी देखो, अब यहाँ पे कितना आसान सा सवाल है ये, इसमें कितने लोग सही जवाब दे रहे हैं, कंफ्यूज पड़े हुए हैं आप लोग। 41%, 42% 1 कह रहे हैं, और 41% जो है वो 2 कह रहे हैं। तो ये 1 कहने वाले तो एकदम गलत हैं, क्योंकि आपने ध्यान से पढ़ा नहीं जवाब को, इसको, सवाल को। पियाजे एंड वाइगोत्स्की हैव शिफ्टेड द अंडरस्टैंडिंग ऑफ लर्निंग एज अ प्रोसेस टू डैश। किससे किसकी तरफ शिफ्ट हुआ है? जैसे हम कहते हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी समेटिव से फॉर्मेटिव की तरफ शिफ्ट करती है, ऐसे ही यहां पे पैसिव से एक्टिव की तरफ पियाजे और वाइगोत्स्की लर्निंग के पर्सपेक्टिव को शिफ्ट कर रहे हैं। आपने उल्टा देख लिया, बस पियाजे लिखा है, एक्टिव देख लो, खत्म। भाई सवाल को पढ़ना भी जरूरी है, नहीं तो ऐसी ही गड़बड़ होगी। फिर देखने में कितना आसान सा सवाल था। तो सीखने की समझ को निष्क्रिय प्रक्रिया से सक्रिय प्रक्रिया की ओर आप लेकर के जा रहे हैं। पियाजे और वाइगोत्स्की की अगर आप बात मान रहे हैं कि पहले बच्चे पैसिव थे, उनको मैकेनिकली रट्टे लगवा रहे थे, पियाजे और वाइगोत्स्की क्या कह रहे हैं कि इनको सक्रिय बनाओ, बच्चों को एक्टिव बनाओ। तो पैसिव से एक्टिव की तरफ लेकर के जा रहे हैं। तो सवाल पढ़ो तो सही ठीक से, पैसिव टू एक्टिव। ये नहीं कि बस एक्टिव देखा तो बढ़िया, भाई 2 जगह पैसिव एक्टिव लिखा हुआ है, क्या करोगे फिर? ठीक है ना। तो सवाल पढ़ के समझना बहुत जरूरी है। तो यहां पे क्लियर है कि जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की ने सीखने की समझ को निष्क्रिय से सक्रिय की ओर लेके जाने की बात कही है, क्योंकि यहां पे दोनों को एक तरह से यूज किया है। अगर ये सवाल जैसे मैं शुरू में कह रही थी, अगर वैसे लिखा होता, मैं तो आपको टेस्ट कर रही थी कि पियाजे और वाइगोत्स्की के बारे में अलग अलग पूछ रहा होता, तब
बात अलग हो जाती है और तब ऑप्शन भी अलग हो जाते हैं। इन ऑप्शंस पे पियाजे और वाइगोत्स्की को साथ रखा गया है क्योंकि रचनावादी हैं, दोनों बच्चे को एक्टिव रखने की बात करते हैं, ये बात कॉमन है, चाहे पियाजे हो चाहे वाइगोत्स्की हो, बच्चा एक्टिव रहेगा दोनों के केस में, समझ रहे हो। तो पैसिव से एक्टिव की तरफ, क्योंकि रचनावादी कंस्ट्रक्टिविज्म है, कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं दोनों। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, अ टीचर कैन आइडेंटिफाई क्रिएटिव चिल्ड्रन इन हर क्लास बाय, यानी रचनावादी बच्चों को कैसे आप पहचानोगे क्लास में। क्रिएटिव मतलब कुछ नया, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स, कुछ नया नोवल आइडियाज जो लाते हो, कुछ हट के सोचते हो लीक से। तो आउट ऑफ द बॉक्स बच्चे जो सोचते हैं, डाइवर्जेंट थिंकर्स हैं, क्रिएटिविटी कुछ नया सोचते हैं, उनको पहचानने का क्या तरीका है। इन 4 ऑप्शंस में से एक आपको फटाक से चूज करना है। पहला है देयर एबिलिटी टू थिंक कन्वर्जेंटली, यानी उनकी अभिसारी सोच की क्षमता। कन्वर्जेंटली, ये जो है आपका कन्वर्जेंटली सोचना बिल्कुल उल्टा है क्रिएटिविटी के। अगर आप अभिसारी चिंतन करते हैं तो आप क्रिएटिव नहीं हो पाएंगे, है ना। इसमें इंटेलिजेंस लगती है कि 4 में से एक ऑप्शन चूज कर लिया, ये कन्वर्जेंट थिंकिंग है, सिकुड़ती हुई। डाइवर्जेंट थिंकिंग में आप दिशाओं में सोचते हैं, तो डीसी साथ चलता है, सीसी नहीं। जॉय पॉल गिलफर्ड कहते हैं कि डाइवर्जेंट थिंकिंग यानी अपसारी चिंतन, दिशाओं में सोचना जो है वो रचनात्मकता के साथ जुड़ा हुआ है, और कन्वर्जेंट थिंकिंग के साथ जो है आपका क्या कहते हैं, क्रिएटिविटी नहीं इंटेलिजेंस जुड़ी हुई है, कि 4 में से एक सही ऑप्शन पहचानना है, इसमें कन्वर्जेंट थिंकिंग लगेगी, इसमें अभिसारी चिंतन लगेगा। सिकुड़ना है मतलब मल्टीपल ऑप्शन से एक ऑप्शन पे आना, सही ऑप्शन चूज करना, कन्वर्जेंट थिंकिंग है। एक विचार से, एक प्रॉब्लम से कई दिशाओं में सोच पाना, वो डाइवर्जेंट थिंकिंग है। जब आप दिशाओं में सोचते हैं तब कुछ नया निकल के आता है कि ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, ठीक। तो डीसी यानी डाइवर्जेंट थिंकिंग और क्रिएटिविटी साथ जाते हैं, क्रिएटिविटी और कन्वर्जेंट थिंकिंग साथ नहीं जाते। तो मैं ये बहुत बार कहती हूँ कि डीसी साथ चलता है, सीसी नहीं, ठीक है। देयर पॉपुलैरिटी अमॉन्ग पीयर्स, बच्चे कितने पॉपुलर हैं बाकी बच्चों के बीच, तो इनको पॉपुलर किड्स कहते हैं। जरूरी नहीं है जो बच्चे पॉपुलर हो स्कूल में वो बहुत क्रिएटिव भी हों, है ना। देयर इनोवेटिव स्टाइल ऑफ थिंकिंग, यानी कुछ मौलिकता, कुछ अलग तरह से सोचते हैं। हाँ, ये बात तो सही है कि कुछ इनोवेटिव सोचते हैं, कुछ डिफरेंट सोचते हैं, कुछ लीक से हटके सोचते हैं, आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं, ओरिजिनल थिंकिंग रखते हैं, ये बात सही है। देयर सिलेक्शन ऑफ सिंपल एंड रिकॉल बेस्ड टास्क, तो याद रखना किसी चीज को, इसमें कोई क्रिएटिविटी नहीं लगती, इसमें मेमोरी लगती है, और वो इंटेलिजेंस का पार्ट है, कोई ऐसा नहीं है। इंटेलिजेंस या फिर ये कह लीजिए कॉग्निशन का पार्ट है, उसमें कोई बहुत नई क्रिएटिविटी नहीं लगी। क्रिएटिविटी के 4 एलिमेंट हैं, फ्लुएंसी, फ्लेक्सिबिलिटी, ओरिजिनलिटी और इलेबोरेशन। इस पे चर्चा किसी और दिन करेंगे, किसी और सवाल पे, लेकिन इसका मतलब है फ्लुएंसी मतलब बहुत सारे विचार आपको आते हो, एक समस्या है 50 सॉल्यूशन है। फ्लेक्सिबिलिटी, एक तरीका काम नहीं किया दूसरा, दूसरा नहीं तो तीसरा, लचीलापन जिसको कहते हैं। ओरिजिनलिटी, कुछ नया सोचना, कुछ नोवल, कुछ इनोवेटिव सोचना। और इलेबोरेशन यानी उस पर और एक्सपेंड कर पाना उस आइडिया पे, ठीक है ना। पढ़ लो कृष्णा चुपचाप से, इन सब चीजों में दिमाग है, क्या नहीं मेरे भाई से शादी कर लीजिए, काम तो कुछ बचा नहीं मुझे जीवन में, यही रह गया बस, अब सबके भाई बहनों को पकड़ के यही सब सोचूं, हैं। मतलब इतनी भी सीरियस नहीं हूं मैं, इसको बहुत सीरियस डांट ना माने, बट मैं सरप्राइज होती हूँ आप लोग कैसे कैसे जो है कमेंट्स जो है करते हो, हैं। पेपर की चिंता नहीं है, 1 महीने बाद पेपर है, या सबके भाई बहनों से शादी की बातें कराते रहो, कमाल कर रखा है। देखो एक बार क्वेश्चन नंबर 9, अगर हम देखें मतलब मैं यहाँ पे कमेंट पढ़ रही हूँ, कोई कुछ पूछ रहा हो तो मैं देख लूं, है ना। इनको दुनिया से अलग एकदम अतरंगी सवाल कुछ पूछेंगे, कि माहौल तो बनना चाहिए ना क्लास में। एनीवे, चलिए एक बार आते हैं। नहीं, मेरी शादी के चांसेस बहुत कम है, ये इन सब बातों से दूर रखिए मुझे। अ टीचर शुड एम्प्लॉय क्लासरूम मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज विच फोकस ऑन, कक्षा प्रबंधन कौशल के कौन से तरीकों को टीचर को अपनाना चाहिए कि क्लासरूम में मैनेजमेंट रहे। ऐसे ही कोई भी सवाल पूछे तो क्लास डिस्टर्ब ना हो जाए, लेकिन हाँ माहौल भी बना रहे, मन भी लगा रहे, बोर भी ना हो हम क्लास में, है ना। तो बीच बीच में हंसी मजाक चलने चाहिए। अब छोटे बच्चे तो आप हैं नहीं, आप तो अडल्ट हैं, तो ऐसे सवाल ऐसी बातें आप करेंगे ही, और यंग टीचर है तो आप ऐसी बातें करोगे। देखिएगा, तो अगर हम बात करें अ टीचर शुड एम्प्लॉय, इतनी शादी की चिंता मेरी मम्मी को नहीं है जितनी आप लोगों को है। एनीवे, आते हैं। अ टीचर शुड एम्प्लॉय क्लासरूम मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज विच फोकस ऑन, यानी अध्यापक को कक्षा प्रबंधन कौशल की किस प्रकार बल देना चाहिए, यानी क्लासरूम में मैनेजमेंट बना रहे इसके लिए टीचर को क्या करना चाहिए। और मेरा भाई बैठा है यहाँ, बहुत मारता है बच्चों को पकड़ पकड़ के जो ऐसी अजीब बातें करते हैं, मतलब आपको नहीं, समझ रहे हो ना। एनीवे, तो देखो एक बार, कंट्रोलिंग द क्लास थ्रू रिजिड रूल्स, मतलब कठोर नियमानुसार कक्षा नियंत्रण, यानी कंट्रोलिंग द क्लास थ्रू रिजिड रूल्स। रिजिड रूल्स वही है एकदम, टीचर इतना सीरियस रहे कोई उससे पूछ भी ना पाए कुछ, और इतने सीरियस टीचर कोई, अब देखो यहाँ कितना फ्रेंडली माहौल रहता है, सब कुछ कुछ बातें करते रहते हैं और पढ़ाई भी होती है। तो कठोर नियमानुसार कक्षा नियंत्रण, रिजिड तरीके नहीं होने चाहिए, चाहे वो क्लासरूम मैनेजमेंट के हो चाहे वो पढ़ाने के हो।
एनीवे फिर आते हैं एक्सपेक्टिंग सेम बिहेवियर फ्रॉम ऑल चिल्ड्रन। सारे बच्चों से सेम व्यवहार की एक्सपेक्टेशन रखना जरूरी नहीं है भाई, कोई तो कहेगा शादी वादी की बात भी करेगा, कोई कुछ और पूछेगा, कोई कुछ और पूछेगा, तो हर तरह के बच्चे हैं, ठीक। मेकिंग स्टूडेंट्स अबाइड टू ऑल रूल्स विदाउट क्वेश्चनिंग, यानी बिना प्रश्न पूछे सबकी आज्ञा का पालन करने का संस्कार, कि बिना सवाल पूछे बस बात को मान लेना है, ये भी नहीं होना चाहिए। ये हिटलर शाही वाली क्लास हो जाएगी, डेमोक्रेटिक होनी चाहिए क्लासरूम, ठीक। फिर आता है फोर्थ ऑप्शन, गिविंग एम्पल अपॉर्चुनिटीज फॉर सेल्फ रिफ्लेक्शन, यानी वो क्लासरूम मैनेजमेंट का तरीका बेहतर है जहां बच्चों को चिंतन करने का मौका मिले, वो सोचें जिस पे बात हो रही है, चर्चा हो, तो क्लासरूम अपने आप मैनेज रहेगी यदि बच्चा इन्वॉल्व है अपनी थिंकिंग प्रोसेस में। बच्चा जहां एक्टिव है वो बेस्ट तरीका है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, रोनिका एक टीचर हैं, वो कह रही हैं रोनिका प्रोवाइडेड अ मैप ऑफ इंडिया विद लैंड फॉर्म्स एंड रिवर्स टू हर स्टूडेंट्स एंड एनकरेज देम टू मेक इनिशिएटिव गेसेस अबाउट दी लोकेशन ऑफ मेजर सिटीज। इनिशिएटिव नहीं है, इंट्यूटिव होगा, यहां स्पेलिंग मिस्टेक है। इंट्यूटिव यानी सहज, जो उनको लगता है कि ये वाली सिटी यहां होगी, है ना। इंट्यूटिव गेसेस अबाउट द लोकेशन ऑफ मेजर सिटीज इन इट, हर अप्रोच टू टीचिंग लर्निंग इज। फटाक से बताओ, जल्दी बताओ। तो रोनिका ने अपनी छात्राओं को भारत का मानचित्र दिया और अंतर्ज्ञान अनुमान के आधार पर मुख्य नगरों के स्थान बताने को प्रोत्साहित किया। उसका यह शिक्षण अवबोध का उपागम क्या कहलाएगा? इंट्यूटिवली, यानी बच्चे को जो लग रहा है कि कौन सी सिटी कहां होगी, वो अपनी प्रीवियस नॉलेज का इस्तेमाल करे और फिर ये चीज मतलब वो लोकेशन का पता लगाए। तो टीचर ने क्या दिया, मैप दे दिया, बच्चों को इंडिया का मैप दे दिया और कहा कि लोकेट करो कौन सी सिटी कहां हो सकती है या कौन सा स्टेट जो है वो कहां हो सकता है। ठीक है जी, फटाफट से बताओ। बी 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 सारे ऑप्शन, 82% लोग बी कह रहे हैं। चलिए देखते हैं। रोट लर्निंग तो नहीं है क्योंकि बच्चे तो एक्टिव हैं, जब उनको मैप मिल गया वो इंट्यूटिवली देख रहे हैं एक्टिवली कि कहां कौन सी सिटी हो सकती है, तो वो डिस्कवर कर रहे हैं यानी खोज कर रहे हैं। बी ऑप्शन सही लग रहा है। डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन तो सिंपल सीधा बता दिया आपने, कुछ डेफिनेशन लिखवाई फिर बता दिया, ये भी गलत तरीका, नेगेटिव है। एक्सपोजिटरी टीचिंग भी नेगेटिव है कि आपने दिमाग में बस भर दिया, जो बताया उसको याद कर लो, रट्टा लगा लो, वो भी गलत तरीका है। तो यहाँ पे बच्चा एक्टिव है तो डिस्कवरी लर्निंग यानी बच्चा एक्सप्लोर कर रहा है, अन्वेषण कर रहा है और तब सही जवाब तक पहुंचेगा, है ना। फिर चर्चा होगी उस पर कि कौन सा किसको सही लगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, प्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉन्सेप्ट एंड इट्स सब कॉन्सेप्ट्स, यानी ये कॉन्सेप्ट बताया और फिर सब कॉन्सेप्ट बताया। जैसे पियाजे की थ्योरी कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इसमें 4 स्टेजेस होती हैं, ये 4 स्टेजेस के अंदर क्या क्या आता है, सब कॉन्सेप्ट्स। कॉन्सेप्ट है एक कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी, फिर इसके अंदर जुड़े हुए सब कॉन्सेप्ट्स हैं, फिर उसके अंदर सब कॉन्सेप्ट्स होंगे इन अ हायरार्किकल एंड इंटरकनेक्टेड मैनर, एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। हायरार्किकल यानी सिंपल टू कॉम्प्लेक्स में जा रहे हैं, ठीक है ना। तो अगर हम देखें तो किस संप्रत्यय तथा उसके उप संप्रत्यय की अधिक्रम तथा अंतर संबंधित रूप से प्रस्तुति जो है यहां हुई है, तो निमोनिक, ह्यूरिस्टिक्स, ग्राफिक ऑर्गेनाइजर या एल्गोरिथम्स, बताइएगा। तो ये ग्राफिक ऑर्गेनाइजर होगा, ह्यूरिस्टिक नहीं है। ह्यूरिस्टिक अपने आपके फंडे होते हैं कि ये रिमोट नहीं चल रहा, चलो हाथ पे पटक के देख लेते हैं, सेल काम कर जाए। ये आपके अपने फंडे हैं जो प्रीवियसली काम किए हैं या आपको लग रहा है इंट्यूटिवली कि ये कर सकते हैं काम, तो ह्यूरिस्टिक नहीं है ये। प्रॉब्लम सॉल्विंग का मेथड है ह्यूरिस्टिक, लेकिन यहां पे ह्यूरिस्टिक नहीं है ये। निमोनिक शॉर्ट फॉर्म्स, जैसे मैंने आपको बताया हुआ है कि पियाजे की 4 स्टेजेस हैं, SPCF, तो ये भी याद रखने की एक टेक्निक है, मेमोरी टेक्निक है कि शॉर्ट फॉर्म बना लिया आपने तो याद रहता है ना। लेकिन वो ये भी नहीं है, यहां तो कॉन्सेप्ट से सब कॉन्सेप्ट को एक चार्ट के माध्यम से या एक माइंड मैप के माध्यम से जोड़ा गया है, जो कि एक ग्राफिक ऑर्गेनाइजर के साथ ही फिट हो रहा है। एल्गोरिथम्स तो अपने फंडे या रूल्स होते हैं प्रॉपर, वो भी तरीका है सॉल्व करने का। तो यहाँ पे एक ही है कि चित्रण आयोजक या ग्राफिक ऑर्गेनाइजर के कॉन्सेप्ट को सब कॉन्सेप्ट से जोड़ करके एक चार्ट की फॉर्म में याद करना, चीजों को फ्लो चार्ट जैसा बनाना, जिसको आप माइंड मैप्स कह सकते हो, जिसको आप फ्लो चार्ट कह सकते हो, या ग्राफिक ऑर्गेनाइजर मतलब दिख रहा है जो ऑर्गेनाइज, मतलब ग्राफ के माध्यम से आप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, है ना। चार्ट के माध्यम से आप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। जैसे इंडिया के अंदर सब कॉन्सेप्ट क्या हो जाएंगे भाई, गुजरात एक स्टेट है, उत्तर प्रदेश एक स्टेट है, गुजरात में भी सब कॉन्सेप्ट की अगर आप बात करोगे तो सूरत शहर है, यूपी में लखनऊ, फिर नोएडा, तो ये क्या है, एक कॉन्सेप्ट है और उसके सब कॉन्सेप्ट हैं जो ग्राफिक के माध्यम से या इमेज के माध्यम से आप सिखा रहे हैं, ठीक। तो ये माइंड मैप या फ्लो चार्ट या ग्राफिक ऑर्गेनाइजर आप कह सकते हो इनको। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, ये क्या कहता है, सेवरल एजुकेशनल रिपोर्ट्स आर रिवीलिंग दैट स्टूडेंट्स आर अंडर परफॉर्मिंग देन द एक्सपेक्टेड लर्निंग लेवल्स, यानी बहुत सारी एजुकेशनल रिपोर्ट्स, असर की रिपोर्ट आती है, एसर की रिपोर्ट आती है, साल में पता लगता है कि हमारे यहाँ हालत इतनी खराब है कि 5वीं क्लास के बच्चों को लिखना नहीं आ रहा। तो बहुत सारी एजुकेशनल रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि बच्चे जो है अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, जितना एक्सपेक्टेड है उनकी, कि 10वीं का बच्चा है तो हिंदी फटाफट पढ़ लेगा, ये एक्सपेक्टेड लेवल है, या जोड़ घटाना गुणा भाग 8वीं का बच्चा कर लेगा,
और उससे पहले कर लेना चाहिए, बट 8वीं क्लास में भी बच्चा पढ़ नहीं पा रहा या बेसिक कैलकुलेशन नहीं कर पा रहा, इसका मतलब अंडर परफॉर्म कर रहा है, जिस क्लास में जिस लेवल पे जो आना चाहिए था वो नहीं आता उसको, तो इसका मतलब हम एज अ सिस्टम कहीं फेल हो रहे हैं। द फर्स्ट यूनिट ऑफ एनालिसिस टू अंडरस्टैंड दिस गैप शुड बी, यानी ये ऐसा हो क्यों रहा है, ये जो गैप है, जो कमी है, इस कमी को समझने के लिए विश्लेषण की प्रथम इकाई है कि क्या होना चाहिए। कहां पे आप एनालिसिस करें, कि सिस्टम में एनालाइज करें कि सिस्टम में कोई कमी है, हाँ बात सही है, बच्चे में कमी है, बच्चे में नहीं, ये चाइल्ड की बात नहीं है ना, ये ओवरऑल रिपोर्ट्स आ रही हैं कि ऐसा बहुत बच्चों के साथ हो रहा है, एक बच्चे पे बात नहीं हो रही, तो चाइल्ड को थोड़ी असेस करोगे, यहाँ पे सिस्टम फेल हो रहा है अगर बच्चा फेल हो रहा है। कम्युनिटी थोड़ी कर रही है, ये तो स्कूल अपने आप में एक समुदाय है आपका, आपको वहां सिखाना था, पेरेंट्स में कमी नहीं, आपको अपने सिस्टम में कमी ढूंढनी होती है, ना कि बच्चे या उसके माँ बाप में कोई भी कमी आपको यहाँ ढूंढनी है। तो ये तंत्र को आप समझेंगे कि सिस्टम कहां फेल हो जा रहा है, कि कैसे हम सही लेवल पे एजुकेशन नहीं दे पा रहे हैं, कैसे टीचर्स ही गलत स्पेलिंग्स लिख दे रहे हैं बेसिक क्लास में पढ़ाते हुए, 1st to 5th में भी, है ना, तो वो क्यों नहीं हम अचीव कर पा रहे हैं। इसीलिए अब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी उसकी बात करती है, जो आपका निपुण मिशन है ना, कि बेसिक जो आपका फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी है, यानी पढ़ना लिखना और बेसिक कैलकुलेशन बच्चे को 8-9 साल की उम्र तक आनी चाहिए, ठीक, तो ये एक बात है। तो सिस्टम को आप एनालाइज करेंगे अगर ऐसा हो रहा है तो। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, चिल्ड्रंस इंट्रिंसिक मोटिवेशन टू लर्न इज इंक्रीज्ड व्हेन, बच्चे की आंतरिक अभिप्रेरणा कब बढ़ती है सीखने के लिए। लर्निंग इज सेंटर्ड अराउंड रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट, देखिए रिवॉर्ड और पनिशमेंट को बहुत अच्छा जवाब कभी भी मत मानिएगा, ये बहुत सही तरीका नहीं है, घिसा पिटा तरीका है, जो मॉडर्न डे आपकी टेक्निक्स हैं या पेडागोजिकल तरीके हैं वो इसको बहुत अच्छा नहीं मानते, कि दंड के डर से पढ़ाओगे तब भी वो बहुत अच्छा नहीं सीखेगा, क्योंकि रीजन बाहर नहीं है, रीजन अंदर नहीं है, बाहर है। रिवॉर्ड और पनिशमेंट तो बाहर से मिलेगा ना, कि चॉकलेट दे दी तो रिवॉर्ड है। लर्निंग स्ट्रेटजीज फोकस ऑन मियर मेमोराइजेशन एंड रिकॉल, ये भी रट्टाफिकेशन की बात कर रहे हैं। आंतरिक अभिप्रेरणा का रीजन अंदर होगा कि आपको मजा आता है सीखने में, इसलिए सीख रहे हैं, क्यूरियोसिटी है, जॉय ऑफ लर्निंग है ना, रीजन अंदर है, देयर इंटरेस्ट है आपका। देयर लर्निंग एनवायरमेंट फोस्टर्स देयर सेंस ऑफ बिलोंगिंग एंड एजेंसी, बच्चा आंतरिक रूप से तब अभिप्रेरित महसूस करेगा जो उनका एनवायरमेंट है वो उनको बिलोंग्ड महसूस कराता है, यार ये हमारा टीचर है, ये हमारा स्कूल है, हमें मजा आता है यहाँ आकर के, है ना, हम अपने एक्शंस या अपने तरीके से कोई एक्टिविटी कोई मॉडल बना सकते हैं। एजेंसी मतलब उनको फ्रीडम है अपने एक्शंस लेने की, है ना, और वो बिलोंग महसूस कर रहे हैं कि हाँ ये हमारा स्कूल है, तो उनके इमोशंस पॉजिटिवली कनेक्टेड हैं, तो बच्चा बेहतर सीख पाएगा, आंतरिक रूप से अभिप्रेरित होगा, क्योंकि फिर उसको मजा आएगा कोई एक्टिविटी करने में, क्यूरियोसिटी उसकी जिज्ञासा को जो है हवा मिलेगी। द टीचर एनकरेजेस ओबीडियंस एंड अडॉप्ट स्टैंडर्डाइज्ड मेथड्स, स्टैंडर्डाइज्ड मेथड्स को हम बहुत अच्छा नहीं मानते कि सबके लिए सेम तरीकों से पढ़ा रहे हैं। ओबीडियंस, ओवर डिसिप्लिन क्लास में कि सब शांत बैठे हैं, वो कोई बहुत बढ़िया क्लास नहीं है, बातचीत होनी चाहिए, हंसी मजाक भी होना चाहिए, एक्टिविटी भी होनी चाहिए क्लास में, तो थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, विच इमोशन वुड फैसिलिटेट द प्रोसेस ऑफ मीनिंगफुल लर्निंग, यानी कौन सा संवेग या आपका इमोशन, है ना, आपकी कौन सी भावना या संवेग है जो अर्थपूर्ण सीखने को प्रोत्साहित करेगा, यानी मीनिंगफुल लर्निंग। मीनिंगफुल लर्निंग क्या होता है, दो तरह की लर्निंग हम पढ़ते हैं, रट्टाफिकेशन यानी रोट लर्निंग, और दूसरी हम पढ़ते हैं मीनिंगफुल लर्निंग। बेहतर क्या है, देखो रटंत विद्या चलंत नहीं, तो आपको तो रट्टा तो लगवाना नहीं है, बच्चों को मीनिंगफुल लर्निंग करानी है। मीनिंगफुल लर्निंग कब होगी, पियाजे वाइगोत्स्की इसकी बात करेंगे, जब बच्चा जो है सक्रिय होगा, जब वो रचना करेगा ज्ञान की, कंस्ट्रक्टिविज्म में जिसकी बात होती है, ठीक है जी। तो शेम, अगर आपने शर्मसार कर दिया बच्चे को, तो वो मीनिंगफुल लर्निंग नहीं कर पाएगा, डरा डरा सा बस याद करके कुछ सुना देगा। तो फियर, कोई पॉजिटिव इमोशन चाहिए ना हमको मीनिंगफुल लर्निंग के लिए, मीनिंगफुल लर्निंग के लिए पॉजिटिव इमोशन चाहिए, नेगेटिव नहीं। तो शेम तो नेगेटिव इमोशन है, शर्म तो अपने आप में नेगेटिव इमोशन है, फियर नेगेटिव इमोशन है, होपलेसनेस नेगेटिव इमोशन है कि निराशा भरी हुई है बच्चे के मन में, तो कहां से वो मीनिंगफुल लर्निंग कर पाएगा। लेकिन पॉजिटिव क्या है यहाँ पे, क्यूरियोसिटी, अगर वो जिज्ञासा है उसके अंदर, जानने की इच्छा है, क्वेश्चनिंग है अंदर, एक्साइटमेंट है जानने की, तो वो बेहतर सीख पाएगा, मीनिंगफुल लर्निंग होगी, क्योंकि वो अब जिज्ञासु है, वो सवाल पूछ रहा है, जानना चाहता है, अपनी क्यूरियोसिटी को शांत करना चाहता है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, मैनी पेरेंट्स डिमांडेड अ बैन ऑन द पॉपुलर कार्टून शो शिनचैन as the children were imitating the central character's unruly behavior. This illustrates dash is or are an important agency of socialization. यानी बहुत सारे अभिभावकों ने, पेरेंट्स ने ये चाहा कि जो एक लोकप्रिय कार्टून रहा है बहुत समय तक, आपने मैंने बचपन में थोड़ा बहुत देखा है, शिनचैन, शौर्य ने तो खूब देखा है ना, तो वो देख करके बच्चे वैसे ही बोलते हैं, है ना, मुझे उसका डायलॉग याद नहीं आ रहा है, नहीं तो वो ऐसे ही बोलते हैं कि वो अपनी बहन से, मम्मी पापा से कुछ भी उल्टा पुल्टा बोलता रहता था, तो ये, और बहुत डिसिप्लिन बच्चा नहीं था, जो उसके मन में आता था वो करता रहता था। अब वो बच्चा जो 3 से 6 वर्ष का बच्चा है या छोटा बच्चा है या चाइल्डहुड में, वो अगर उसको देख रहा है तो वो ऐसा ही बिहेवियर सीखेगा, वो तो कहेगा हाँ ऐसे ही तो करते हैं, क्योंकि वो समाज में कैसे रहते हैं ये वो बच्चा सीख रहा है, सामाजिकरण की प्रक्रिया, सोशलाइजेशन। अब वो कार्टून में देख रहा है कि वो किसी को कुछ भी बोल दे रहा है, मम्मी पापा की बात नहीं मान रहा है, जो उसका मन आता है वो करता है,
तो बच्चे भी यही सीख रहे हैं। अब इससे क्या हो रहा है, सामाजिकरण पे नेगेटिव प्रभाव पड़ रहा है। तो पेरेंट्स ने कहा भाई ये बंद कराओ, इससे माहौल खराब हो रहा है, बच्चे गलत चीजें सीख रहे हैं। ये सोशलाइजेशन का एक एजेंट है, यानी वाहक है मीडिया। कार्टून उसी में आएगा ना, कोई भी मीडिया में, चाहे आप रील देख रहे हो, चाहे आप न्यूज देख रहे हो, कोई मूवी देख रहे हो, कोई शो देख रहे हो, कार्टून्स देख रहे हो, ये सब मीडिया का पार्ट है कि जो आप देखेंगे वैसे आप बन जाएंगे। तो अनरूली बिहेवियर बच्चे का या डिसिप्लिन खराब हो रहा है, ये बंद कराने की बात की गई पेरेंट्स के द्वारा। क्यों? क्योंकि इससे ये पता लगता है कि इंपॉर्टेंट एजेंसी है सामाजिकरण की क्या, मीडिया, जिसमें वो कार्टून आ रहा था, है ना। ये सब भी इंपॉर्टेंट एजेंसीज ही हैं कि जिन दोस्तों में वो रहता है उनका भी प्रभाव पड़ेगा, वो कैसे बोलते हैं, कैसे कपड़े पहनते हैं, क्या खाना खाते हैं, कहाँ कौन से गाने सुनते हैं, ये सब सामाजिकरण की प्रक्रिया का पार्ट है। नेबरहुड, भाई आसपास नेबर्स हैं, उनसे भी वो रहने के, समाज में रहने के तरीके सीखेगा। रिलीजन से भी वो सामाजिकरण के तरीके सीखता है, ठीक है ना। कोई भी रिलीजन ये थोड़ी कहता है कि बांट दो सबको, कोऑपरेशन की ही बात करते हैं, बट फिर वो धर्म के ठेकेदार आ जाते हैं कुछ जो बांटने की ही बात करते हैं, या पॉलिटिशियंस आ जाते हैं कई बार। हालांकि आजकल तो ये सब बोलना भी पता नहीं बड़ा नेगेटिव लेते हैं लोग, बट सच तो यही है। तो अगर हम देखें तो ये सब सोशलाइजेशन, सामाजिकरण की प्रक्रियाएं हैं। आपका जन्म एक धर्म में हुआ, दूसरे में हुआ होता तो आप कुछ और बातें कर रहे होते। तो सामाजिकरण ऊपर से परत चढ़ी हुई है आप पे।